गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग होंडा जैज़ का लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे। हाईवे पे ये गाड़ी कैसी है, जो कि मेरी गाड़ी है 2017 का मॉडल। आप देख सकते हो 2017 जून में हमने ख़रीदा था और अभी 86,800 ऑलमोस्ट 87,000 ये चल चुकी है। तो आज इसका हाईवे पे रिव्यू करेंगे। ये है जैज़ का CVT मॉडल है, V CVT। उस समय CVT में V मॉडल ही टॉप मॉडल होता था, तो ये टॉप मॉडल था। ऑटोमेटिक का CVT गियर बॉक्स है और आज हम लोग इसको रिव्यू करेंगे कि हाईवे में कैसा परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है, इससे कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 8 सालों में। और आपको फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाएंगे। इसको मैं 0 कर देता हूँ और ट्रिप B को रेंज दिखा रहा है अभी 86 किलोमीटर्स और इसको कर देते हैं 0। इस बार हम काइगर लेके नहीं जा रहे हैं हाईवे पे। इस बार मैंने सोचा कि इसका जैज़ का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाना है। और जैज़ भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है हाईवे के लिए, क्योंकि इसके सस्पेंशन स्टिफ हैं तो आपको हाईवे में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। अनफॉर्चुनेटली जैज़ जो है अब आपको शोरूम पे नहीं मिलेगी, डिसकंटिन्यू हो चुकी है लास्ट ईयर 2024 में। तो आपको अगर जैज़ अगर लेना है और आपको कोई अच्छी कंडीशन की जैज़ अगर मिल जाती है यूज्ड कार मार्केट में, तो आपको ये अगर CVT गियर बॉक्स मिलता है तो आपको मेरे ख्याल से 5 लाख के आसपास आपको ये मिल जाएगी, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। तो 2017 में जब हम लोगों ने कार चेंज करने का प्लान किया, उसके पहले मेरे पास पुणे में ज़ेन स्टीलो हुआ करती थी, जिसको मैं पुणे में बेच आया था। यूज्ड कार थी, 2 लाख रुपए में मैंने ख़रीदी थी ज़ेन स्टीलो और उसको 2.25 लाख रुपए में बेच दिया था 1 साल चला के, 1.5 साल चला के। उसके बाद फिर जब भोपाल शिफ्ट हुए तो उस समय मैं बैचलर था और कार मेरे पास थी नहीं। तो कार हम लोग जब शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने पहले शॉर्ट लिस्ट कर रहा था, जो इस बजट में मेरा प्लान था उसमें 3 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट हुई थी। एक थी बलिनो और एक थी i20 और तीसरी थी जैज़। पहले ऑटोमेटिक लेने का कोई भी प्लान नहीं था। उस समय ऑटोमेटिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था 2017-18 में, तो मैनुअल ही हम लोग प्लान कर रहे थे। और क्योंकि मैं कार का थोड़ा सा शौकीन हूँ, कार एंथुसियास्ट हूँ, तो मैंने ये तो ज़रूर सोचा था कि मैं जो भी गाड़ी लूँगा उसका टॉप मॉडल लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें आपको कोई भी फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है और मोस्टली सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उस समय पे एप्पल कारप्ले और टच स्क्रीन वाले स्क्रीन्स नहीं आया, टच स्क्रीन वाले म्यूज़िक सिस्टम नहीं आया करते थे। इनिशियल लेवल पे जब उस समय शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो i20 और बलिनो में रिसेंटली लॉन्च हुआ था, बट उसका उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि जिसके लिए हम उस चीज़ को फोकस करें। और बचपन से होंडा सिटी फ्रेंड्स की फैमिली में चलाई हुई थी, तो होंडा का एक अलग ही परफॉर्मेंस था, उसके कारण होंडा फर्स्ट प्रेफरेंस था। बट बहुत बार डाउटफुल ये हो रहा था कि जैज़ सबसे एक्सपेंसिव थी आउट ऑफ ऑल दी 3, बलिनो, i20 और जैज़। इसमें सबसे महंगी जैज़ ही थी और सबसे कम फीचर्स इसमें थे। i20 और बलिनो में टच स्क्रीन आता था और उसमें ऑटो स्टार्ट भी था, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हुआ करता था। और तो मेरे को बहुत सारे फीचर्स याद नहीं आ रहे हैं। टच स्क्रीन वन ऑफ द फीचर जो मेरे को लगा था कि वो मैं मिस कर रहा हूँ जैज़ में। और बलिनो में तो टॉप मॉडल में टिंटेड ग्लासेस भी आ रहे थे। फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते करते जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, पहला तो ये था कि मैं हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। हाईवे पे ट्रिप्स ज़्यादा रोड ट्रिप्स करना काफ़ी पसंद है, तो मेरे को एक तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा चाहिए था और हमारे घर में सबकी हाइट अच्छी है, तो मेरे को लेग स्पेस स्पेशली रेयर सीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस कैटेगरी में i20 जो थी सबसे
कम स्पेस वाली थी। i20 की सीटिंग भी थोड़ी लो है और i20 में बूट स्पेस और रेयर सीट का स्पेस सबसे कम था। बलिनो के फीचर्स अच्छे थे, सबसे ज़्यादा फीचर्स बलिनो में आ रहे थे, बट क्योंकि हमने मारुति जेन एस्टिलो और मारुति स्विफ्ट डीजल ऑलरेडी थी घर पे, तो मारुति की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय, आज भी नहीं है वैसे तो उस समय मेरा मारुति लेने का प्रेफरेंस नहीं था, तो बलिनो को तो मैंने लास्ट नंबर पे कर दिया था। चॉइस था कि i20 के फीचर्स के और स्मूथनेस के ऊपर जाएं या होंडा जैज़ के रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म जो होंडा का ये हुआ करता था, लोगों का रिलायबिलिटी रहती थी होंडा के ऊपर, उस पर जाया जाए। और मेरे एक फ्रेंड के पास i20 थी, चाचा जी के पास भी i20 थी, तो i20 का सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। और क्योंकि मेरे को ड्राइविंग ज़्यादा करनी थी, तो मेरे को ड्राइविंग कॉस्ट मेरे को कम चाहिए था कि गाड़ी का ड्राइविंग कॉस्ट कम होना चाहिए। पता चल रहा है कि आप ड्राइव कर रहे हो और जितना ज़्यादा ड्राइव कर रहे हो उतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है गाड़ी में। रायपुर में एक फ्रेंड था प्रभात, उसके पास i20 थी, तो वो बताता था कि हर सर्विसिंग में उसके 10 से 15 हज़ार रुपये जाते थे और 1 लाख किलोमीटर चलाने में उसने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स चेंज करवा दिए थे गाड़ी के, शॉक अप और ब्रेक शूज़ के 2 बार चेंज हो गया था, क्लच प्लेट। तो मेरे को वो भी एक डाउट था कि हुंडई में स्मूथनेस तो है, बट हुंडई में स्मूथनेस के साथ साथ में फीचर्स का जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, आपको पार्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। और जिन फ्रेंड्स के पास होंडा थी वो लोग बोलते थे कि एकदम ज़ीरो मेंटेनेंस कार है, सिर्फ आप जनरल सर्विसिंग कराते रहो और गाड़ी चलाते रहो, आपको बहुत ज़्यादा कभी भी गाड़ी में काम नहीं आएगा। और वो बात आज 87,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वो मेरे को बात समझ में आई कि होंडा में बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगी पार्ट्स की। अभी 87,000 किलोमीटर्स में मैंने कोई भी पार्ट चेंज नहीं कराया है। जो जनरल सर्विसिंग में इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। 10,000 किलोमीटर 10 से 20,000 किलोमीटर के बीच में आपका CVT ऑयल चेंज होता है, सिर्फ वही चीज़ें मैंने चेंज करवाई हैं अभी तक की। उसके अलावा कुछ भी पार्ट अभी तक की चेंज नहीं हुआ है। 45,000 किलोमीटर्स में टायर चेंज हुए थे और अभी 87,000 हो गया है, वो टायर्स अभी तक चल रहे हैं। शुरू में थोड़ी सी गलती ये हुई थी कि कोविड के टाइम पे मैंने फ्रीक्वेंटली जो व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट होता है वो मैंने चेंज नहीं करवाया था। बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवाना काफ़ी ज़रूरी है, उससे आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है, तो वो मैंने नहीं किया था। उससे कारण भी काफ़ी जल्दी टायर्स घिस गए थे और टायर वैसे 2 ही घिसे थे 45,000 में, मगर मेरे को लगा कि चारों टायर एक साथ चेंज कर देना चाहिए। उस समय गाड़ी भी नहीं थी, तो मैंने चारों टायर्स एक साथ चेंज कर दिए थे। ऑलमोस्ट आई गेस 16,000 रुपये में चारों टायर चेंज हुए थे 45-46,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो कोई भी मेजर पार्ट चेंज नहीं किया है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया है। और हाईवे में आपको मैं फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखाऊंगा, 18+ का एवरेज ही आराम से दे देती है अगर हाईवे अच्छा है तो। और आज क्योंकि हम इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पे जा रहे हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा क्वालिटी है रोड का, ट्रैफिक भी कम रहता है, ज़्यादा कोई रास्ते में गांव या कोई ऐसा ट्रैफिक वाला एरिया नहीं पड़ता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। तो मैं आप लोगों को फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता हूँ। हम लोग घर से चले हैं तो अभी तक की 74 किलोमीटर ड्राइव किए हैं और 23.2 किलोमीटर्स की इकोनॉमी दिखा रही है फ्यूल माइलेज। तो मैंने 60 to 80 के बीच का स्पीड मेंटेन किया है, तो 60 to 85 तक की मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और 74 किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं कि हमको 23 का फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है मीटर में। तो रियलिस्टिक अगर देखेंगे तो भी आप 20 का मान सकते हैं कि 20 किलोमीटर्स का फ्यूल माइलेज दे रहे हैं, क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक नॉर्मल काइंड ऑफ हाईवे होगा तो आपको आराम से होंडा जैज़ जो है वो 18 का माइलेज दे सकती है।
तो फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको दिखा दिया। फ्लैशबैक में चलते हैं फिर से एक बार और समझते हैं कि हमने जैज़ क्यों चूज़ किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 3 कार शॉर्टलिस्ट की थी, i20, बलिनो और जैज़। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको फीचर्स बहुत अच्छे लगेंगे, बट लॉन्ग टर्म का सोचिए, क्योंकि एक कोई भी एवरेज मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अगर आदमी कोई गाड़ी लेता है तो वो कोशिश करता है कि उसको 8 से 9 साल उस गाड़ी को चलाए, कम से कम 70-80 हज़ार किलोमीटर का रन करे, उसके बाद उस गाड़ी को सेल ऑफ करें। तो मैंने लॉन्ग टर्म को देखते हुए कि होंडा की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, उस समय होंडा सिटी का भी काफ़ी अच्छा प्लान था। उसके बाद तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हो कि सेडान का और हैचबैक्स का फैशन कम हो गया है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस कार्स का फैशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए उस समय मैंने बोला कि जैज़ को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद बात आई कि हमको ऑटोमेटिक लेना है कि मैनुअल। ऑटोमेटिक और मैनुअल में 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। ऑटोमेटिक जो टॉप एंड था वो 10 लाख रुपए की पड़ रही थी ऑन रोड, और मैनुअल जो थी वो पड़ रही थी 8.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड। तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद, कजिन्स और फ्रेंड से बात करने के बाद फिर समझ में आया कि हमको लॉन्ग टर्म कार रखनी है। और आने वाले समय में आपके पास सिटी ड्राइविंग आपकी ज़्यादा रहती है। सिटी में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, 80% ड्राइव आप सिटी में ही करते हो। और अगर आप, क्योंकि घर में ऑलरेडी स्विफ्ट डीजल थी जो कि मैनुअल थी, तो उसको किसी दिन अगर 30-40 किलोमीटर सिटी में हमने ड्राइव कर लिया, 2 बार स्टेशन चले गए या 2 बार एयरपोर्ट आना जाना हो गया, तो उसमें काफ़ी एक्सर्शन फील होता था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्लच काफ़ी टाइट रहता है। और क्लच दबा के अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपके फीट्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, स्प्रेन आता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद फिर फादर को मैंने ऑटोमेटिक ड्राइव करवाई। रायपुर में हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव किया, क्योंकि पापा ने मेरे कभी ऑटोमेटिक ड्राइव नहीं किया था, तो पहले तो उनको थोड़ा सा सिखाना था। फिर मैंने शोरूम को बोला कि हम लोग थोड़ा सा लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे पापा ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारा डिसीजन रिलाई करेगा। तो हम लोगों ने फिर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लिया पापा ने। और उस 10 किलोमीटर को चलाने के बाद पापा भी टेक्नोलॉजी को समझे, पापा को कंफर्ट समझ में आया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पापा ने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा पुश करो अपने बजट को और लेट्स गो फॉर ऑटोमेटिक। तो इट वॉज इन 2017 जब उस समय काफ़ी कम लोग थे जो ऑटोमेटिक प्रेफर करते थे, स्पेशली इन स्मॉलर कार्स, हैचबैक्स और सेडान्स में तो काफ़ी कम लोग, अभी भी बहुत कम लोग लेते हैं। उस समय तो काफ़ी कम हुआ करता था परसेंटेज ऑफ पीपल बाइंग ऑटोमेटिक कार्स। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोगों को लगा कि ठीक है, ऑटोमेटिक करना चाहिए। फिर हम लोगों ने भोपाल में कार बुक करी और जैज़ ले लिया। तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए हैं। आपको अगर से कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बताऊं तो इसका मैं 7-8 महीने में सर्विसिंग कराता हूं। 10,000 किलोमीटर तो ड्राइव नहीं होती है, क्योंकि घर पे 2 गाड़ियां हैं, तो स्विच करके चलाते हैं। कभी काइगर चला ली, कभी जैज़ चला लिया। तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने में एक बार इसकी सर्विसिंग कराता हूँ। और एवरेज कॉस्ट जो उसका आता है वो आता है 5,500 से 6,000 रुपये के बीच में। 6,000 रुपये इसका है। और 6,000 रुपये में अगर आप 8 महीने गाड़ी चला रहे हो तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे है। इसके ऊपर हमने काफ़ी पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं। कई बार मैं बस से ट्रैवल करता हूँ इस रूट पे, कई बार मैं कार से ट्रैवल करता हूँ। तो रोड्स डिसेंट है, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। आप 70-80 की स्पीड जैसे आप देख सकते हो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और एवरेज भी आप देख सकते हो 23.4 का दिखा रहा है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। और 80 की स्पीड में मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। CVT इंजन में आपको बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं मिलेगा, बट आपको कंफर्ट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे गियर में लैग नहीं फील होता है। थोड़ा सा स्लो ज़रूर रहता है पिकअप में, बट ओके है। मैं बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग है, मेरे को ऐसा कोई बहुत पिकअप लेने का शौक़ नहीं है। तो वैसे अगर आप हैं तो आप CVT इंजन चूज़ कर सकते हो। और हाईवे में एक गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप इसको 100-120 तक भी चलाओगे तो गाड़ी काफ़ी दब के चलती है। तीसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना भूल गया था कि इस गाड़ी में फ़ीचर्स तो कम थे,
और गाड़ी का वेट सबसे ज़्यादा था। सबसे हल्की थी बलिनो, सेकंड नंबर पे i20, थर्ड नंबर पे जैज़। तो वो भी एक मेरे को एडवांटेज लगा कि गाड़ी अगर हैवी है तो वो रोड पे दब के चलेगी। तो और इसके एरोडायनेमिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस कार से मैंने 2 बार उदयपुर, 1 बार जयपुर, 1 बार नागपुर, 3-4 बार रायपुर और इंदौर भोपाल तो पता नहीं कितने बारी कर लिए। तो भोपाल से अगर आप उदयपुर देखोगे तो 550-600 किलोमीटर है। भोपाल से जयपुर भी 600 किलोमीटर है। और ये हम लोगों ने सिंगल डे पे ड्राइव किया हुआ है विदाउट एनी ब्रेक। और आप 600 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बिलीव मी आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। क्योंकि हम लोग, मैं और वाइफ ट्रैवल करते थे तो हम लोग एक दिन में इस डिस्टेंस को कवर कर लेते थे। सुबह अगर 7-8 बजे निकलते थे तो शाम को 13-14 घंटे ड्राइव करने के बाद घर पहुंच जाते थे। तो 550-600 किलोमीटर इस गाड़ी से मैंने ड्राइव किया हुआ है सिंगल डे पे। और आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको बहुत अच्छा फील होगा। गाड़ी काफ़ी दब के चलती है, या आप बोल सकते हो आप रोड से चिपक के चलती है गाड़ी। आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगेगी, गाड़ी का बॉडी रोल नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में हाईवे में। आप 80 से 100 के बीच में क्रूज़ करिए और काफ़ी कंफर्ट फीलिंग देगी आपको गाड़ी। सो वीव रीच्ड भोपाल इन अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स। और आप देख सकते हो 22.9 किलोमीटर्स का माइलेज आया है 191 किलोमीटर्स में। तो रफली आप पकड़ सकते हो, अगर थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी रहता है तो 20 के आसपास का एवरेज दिया है जैज़ ने ऑन इंदौर भोपाल हाईवे। तो यू कैन सी हाउ गुड इज़ द माइलेज। तो पेट्रोल का माइलेज ही ऑलमोस्ट डीजल जैसा है। भोपाल हम पहुंच गए। यहाँ पे 2 दिन का स्टे है। वन गुड थिंग अबाउट भोपाल इज़ यहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा सिटी के अंदर, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ग्रीनरी। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीनरी प्लान्ड है। आप सब जगह देखोगे तो यू विल सी लॉट ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पे लेक्स भी हैं 2-3। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। सिटी, a laid back city where you can settle down, where you can enjoy your life, enjoy your time and save lot of time on travel। यहाँ पे आप कभी भी निकल जाओ, यहाँ पे कहीं पे ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है, कहीं पे भी आपको ऐसा हैवी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रोड्स आर फ्री ऑफ ट्रैफिक।